welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 10th, History, Chapter number 4, Literary Heritage of India, Part 1. In this chapter we are going to study about the literary heritage means जो हमारे पास लिखी हुई चीज़ें हैं, from that we get the knowledge, education हमें मिल रहा है वो. Man took help of the expressions, symbols, drawings and sound to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to other. पहले सिर्फ एक्सप्रेशन से हैंड मूवमेंट से हम लोग अपनी बातें बोलते थे, फिर धीरे धीरे लैंग्वेजेस हुआ. दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द डायलेक्ट्स एंड द स्क्रिप्ट्स. डायलेक्ट्स यानी जो आप बोलते हो, स्क्रिप्ट्स दैट हैव बीन रिटन डाउन. द स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. स्क्रिप्ट की वजह से ही लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ. आप लिखोगे किस में, दैट इज़ अ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज होगी तो ही आप स्क्रिप्ट्स लिख पाओगे. ओवर पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. लैंग्वेज से आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो. द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू द क्रिएशन ऑफ द लिटरेचर. प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू द contribution or led to the creation of the language or the literature. From ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. इंडिया में हर जगह आपने डाइवर्सिटी देखी, चाहे वो रिलीजन में हो, कास्ट में हो, इतने सारे जो हमने फेस्टिवल्स देखे. एंड इवन वी आर हैविंग अ डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस इन आवर लैंग्वेजेस ऑल्सो, in our literatures also. Indian scholars divided the ancient literature into two, Vedic and classical literature. Vedic जो हम लोग वेदास के ऊपर होता है, and classical जो हम लोग normally हम पढ़ते हैं जिनके. Beside this, some folk literatures was also popular. Folk literature जो एक particular हर एक जगह का था. Language and literature. If we quickly look at the history, we can see the emergence of the variety of languages. अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओ तो आप देखोगे वहाँ पर भी बहुत सारी varieties थी languages की. These languages influenced one another and it resulted in the development of literature. ये एक दूसरे से इतनी प्रभावित influence होती थी which led to the development of literature. As a result, some new languages and literatures were developed. The best example of this is Sanskrit language. संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम. आज के दिनों में हम संस्कृत बहुत कम यूज करते हैं. हाल ही जब हमको सब्जेक्ट्स आते हैं हम तभी पढ़ पाते हैं. बट रिलीजियस सेरेमनीज एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेजेस. यज्ञ होते हैं, पूजाएं होती है, जो उसमें जो श्लोकास बोले जाते हैं वो टोटली संस्कृत के हैं. तो इसका ये मतलब कि हम रेगुलर बेस पे संस्कृत में नहीं बात करते हैं. हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी सारे लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हम संस्कृत में बात नहीं करते हैं. बट आर वेदास हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो हम लोग कोई सेरेमनीज करते हैं उस वक्त जो बोले जाते हैं श्लोकास, दैट आर इवन टुडे इन संस्कृत लैंग्वेज. जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमन्स फॉर द बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. India's most ancient script is that of Harappan civilization. With the help of the language, हमें ये एक मौका मिला है, हम अपने एक्सप्रेशंस और क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं. India's most ancient script is that of Harappan civilization which was not being depired and so we have not obtained. Depired मतलब क्या होता है कि प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसलिए हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है. About their knowledge, Mahasi Pani was a great Sanskrit grammarian. Grammarian जो expert है ग्रामर में. Mahasi Panani, again it is an MCQ or a 1 mark answer, the greatest Sanskrit grammarian. The most important book in his time was the Mahasi Panini's Ashtadhyani. This was his grammarian book, which is noteworthy book of Sanskrit. Noteworthy जिसको वाकई हम बोलते हैं एकदम excellent book है ग्रामर पर, संस्कृत ग्रामर पर. Sanskrit is considered the language of the Aryans, language of the sages, scholars. हम बोलते हैं ना संतों की लैंग्वेज है, हमें ये पले नहीं पड़ती है. It has been accepted by all the international level that Sanskrit is the best language for the computer use also. जो आपने देखा होगा पहले वाले जो कंप्यूटर्स, नाउ दैट इज
इट इज़ गोइंग ऑन विद द न्यू फॉर्मेशंस। जो पहले था ये माना जाता है कि संस्कृत कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए भी बहुत यूजफुल है। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नोइंग साइंस, रिलीजन, फिलोसफी। पहले सिर्फ संस्कृत ही ऐसी बेसिक लैंग्वेज थी जिसके बारे में हम ये सब या जिसके थ्रू हम ये सब पढ़ पाते थे। नेक्स्ट द एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो लिखावट हमें मिली है, ठीक है। नाउ इन दैट फर्स्ट इज अबाउट द वेदास। वेदास मीन्स नॉलेज, ज्ञान, जिससे हमको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इस पर भी कई बार शॉर्ट नोट पूछी जाती है, डिस्क्राइब द वेदास या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेदास। सो यू हैव टू राइट ऑल द 4, 2 लाइन्स आप सबके ऊपर लिख सकते हो। फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस, पैराग्राफ्स जो आते हैं वर्सेस। इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। उसको अलग अलग डिविजन्स में डाला, ऐसे 10 डिविजन्स हैं ऑफ द ऋग्वेदास। मोस्ट ऑफ द वर्सेज आर प्रेयर्स ऑफ गॉड। मैक्सिमम जो उसमें वर्सेज है वो ज़्यादातर भगवान के लिए पूजा हैं, श्लोक्स हैं जो हम लोग ज़्यादातर गॉड के लिए लिखे जाते हैं। दे वर यूज ड्यूरिंग द यज्ञास, जो यज्ञ करते हैं, जब हवन करते हैं तब वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अमॉन्ग द वर्सेज दोज वर्शिपिंग उषा, दैट इज द गॉडेस ऑफ डॉन, मॉर्निंग, are fascinating, are very beautiful. This work describes the political, social and religious matters of the Aryans who were residing in the region of Sapt Sindhu. ये जो आर्यंस उस टाइम पर रहते थे इन द एरियाज ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ 7 नदियों का संगम है, वहाँ उसको बोलते हैं सप्त सिंधु। देयर आर 7 रिवर्स। नेक्स्ट इज अबाउट द समवेदा। द अदर 3 वेदास आर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा। आउट ऑफ देम Samveda was composed to focus the process of recitation of verses. इसमें सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान दिया है, किस बात पे फोकस किया हुआ है? द प्रोसेस ऑफ रिसाइटेशन, जो हम बोलते हैं ना, रिसाइट करते हैं। Hence it is known as the गंगोत्री ऑफ द म्यूजिक। ये म्यूजिक को रिलेटेड ज़्यादा है इसमें। यजुर्वेदा इज द वेदा ऑफ यज्ञास, जो यज्ञ हवन पे करते हैं तब यजुर्वेदा को फॉलो किया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ फॉर्म्स, प्रोज एंड वर्सेस। प्रोज यानी जो हम लेक्चर्स पढ़ते हैं ना, जो प्रोज सेक्शन इंग्लिश में भी जो आप रीड डाउन करते हो वो प्रोज सेक्शन, एंड द वर्सेस जो पोइट्री सेक्शन, जो हम लोग उनको वर्सेस जो हम लोग गाते हैं, श्लोकास जो हम गाते हैं। दिस डिस्क्राइब्स द हाइम्स रेसिटेड इन द टाइम ऑफ द योगास एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। ये बताता है हमें, जो हम लोग हाइम्स, आपने देखा होगा गणपति की अगर हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं तो एट वंस दे स्टार्ट विद द गणपति वंदना, तो ये सब लिखा हुआ संस्कृत में है। एंड इट इज़ ऑलवेज स्टार्टेड विद द यवन, जो हम यज्ञ करने बैठते हैं तब ये सब स्टार्ट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिचुअल्स। कोई भी विधि हो रही है, परंपरागत से सारी विधियाँ करना, सो संस्कारों को और ये सब को लेकर होता है, तो वहाँ पर यजुर्वेदा ही काम आता है। Next is the Atharvaveda. Atharvaveda describes the various types of rituals and sanskars. Rituals and संस्कार, जैसे कि जन्म हुआ उस टाइम पे आपने कौन सा रिचुअल्स फॉलो करने हैं। ओके, आज 6th डे पे हम छठी पूजा बोलते हैं, बच्चे का नामकरण होता है, उस पर क्या आना चाहिए। देन संस्कार, अंतिम संस्कार हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ें उनके बारे में जो हमको नॉलेज मिलता है वो हमको अथर्ववेदा से मिलता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स हमारे यहाँ फॉलो किए गए उसको हम लेकर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द उपनिषद्स। द उपनिषद लिटरेचर गिव्स अस द विविड डिस्क्रिप्शन, विविड मीन्स ब्रिलियंट डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था तब से सब बता रहे हैं हमें। द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक यानी ये हमारे यहाँ की वर्ल्ड, स्पिरिचुअल यानी मरने के बाद वाला वर्ल्ड, हम बोलते हैं उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देन द बृहदारण्यक एंड द छंदोग्य आर द अर्लीस्ट उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। मेनी अ टाइम्स अगेन इट इज आस्क्ड एज एन MCQ विच आर द अर्लीस्ट उपनिषद, तो दैट इज बृहदारण्यक एंड द छंदोग्य। they are 108 in all as mentioned in the मुक्तिगो उपनिषद। ये जो है 108 है, 108
are there which have been described in the Muktiyana. नेक्स्ट इज अबाउट द ब्राह्मिकल लिटरेचर, जो ब्राह्मण्स लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसके बारे में. मेनी ब्राह्मिकल एपिक्स वर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर रिलेटेड टू द वेदास, जो वेदास के बारे में हमें बताता है उसको हम बोलते हैं वैदिक लिटरेचर. एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज इन द पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन द ब्राह्मिकल लिटरेचर. कोई भी पोएटिक फॉर्म में, पोइट्री फॉर्म में है, which you can sing it out, they are included in the Brahmical literature. Vedic literature and the directive principles regarding the behavior has been explained broadly. Vedic literature and the directive principles, जो मेन उसकी चीज़ें हैं वो है वैदिक लिटरेचर एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमें डायरेक्ट करते हैं, जो हमें गाइड ऑन करते हैं. रिगार्डिंग द बिहेवियर हैज़ बीन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड इन दिस. Aryankas, Aryans used to spend their last phase of time in Aryankas, making their ashrams in the Aryankas or the forest. ये आर्यंस के टाइम पर था जब वो अपने देखते हैं ना अब ऑलमोस्ट बुढ़ापा आने लगा है, तो वो अपने लिए ऐसा आश्रम्स और ये बिल्ड ऑन करते थे. तो लास्ट स्पैन ऑफ लाइफ जो उनका था वो ज़्यादातर आर्यंकास आश्रम्स में ही स्पेंड करते थे. दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन द फिलोसफी, सोच, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग. जो उनकी सोच थी उसके ऊपर से ये पूरा लिटरेचर कंपोज किया गया. इट वॉज नोन एज द आर्यंकास. ये आर्यंस के टाइम का था एंड आर्यंस यूज टू दिस वॉज द लिटरेचर दैट वॉज कंपोज्ड बाय देम एंड विच वॉज उसका रिजल्ट, वो क्या सोचते थे, व्हाट वॉज दे गोइंग इन द माइंड, उनकी जो वो सोच थी उसके ऊपर पूरा बेस्ड है, इसलिए उसको आर्यंकास भी बोला जाता है. The Vedanta literature deals with the religious practice, rituals, grammar, astrology and astronomy. टू है एस्ट्रोलॉजी जो भविष्य बताता है, एस्ट्रोनॉमी अबाउट द स्पेस स्टार्स. तो इसमें जो है उसमें सारे रिचुअल्स हैं जो प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था, छठी पे क्या करना है, अंतिम संस्कार पे क्या करना है, बॉर्न होते हैं तब क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं. ऑल दीज बीन आर डिस्क्राइब्ड इन दिस. द रामायण एंड द महाभारत आर द टू इंडियन एपिक्स. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 2nd century. द रामायण वॉज द स्टोरी ऑफ द रामचंद्र, द किंग ऑफ अयोध्या. ये आप सबको पता है. द रामायण एंड द महाभारत हमारे इंडिया के सबसे बड़े 2 एपिक्स हैं. एपिक्स यानी ग्रंथ, ठीक है. सो मेनी टाइम्स अगेन दिस इज विच आर द 2 great epics of our country, that is the रामायण एंड महाभारत. रामायण है स्टोरी लॉर्ड रामचंद्र की जो अयोध्या में थे. द रामायण इज स्मॉलर एपिक देन महाभारत. रामायण जो है वो महाभारत से छोटा है. इट नरेट्स मेनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर. जो राम भगवान ने 14 साल वनवास किया था उसको रिलेटेड सारी स्टोरीज इसमें आपको मिलती हैं. द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक. Again, one more objective. Largest epic of the world is Mahabharat. Has 1 lakh verses. 1 lakh verses हैं उसके अंदर. This describes the war between the Kauravas and Pandavas. जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी पूरी महाभारत में वही आता है. Besides it also contains the numerous stories. वो तो है ही, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारी स्टोरीज भी इसमें हमको मिलती है. The Bhagavad Gita, part of Mahabharat, expounds the deep philosophical principles. Expounds, explain करता है हमें. और philosophical principles, the nature of knowing the reality. अब अगर भगवद गीता आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो या सुनी हो तो आपको पता चलता है उस रियल लाइफ के बारे में कैसे उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है. और भगवद गीता महाभारत का ही एक पार्ट है. इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्षा. मोक्ष मिलना है. मोक्ष कैसे मिलेगा? थ्रू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति. तो जो भगवद गीता है वो हमें क्या मैसेज देता है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? थ्रू ज्ञान. ज्ञान यानी किसी चीज़ का ज्ञान होना. जैसे अगर हम अच्छी बातें करते हैं, हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं. कर्म, अच्छे कर्म करना एंड भक्ति. भगवान की भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष ज़रूर मिलेगा. Both the epics, the Ramayana and the Mahabharata, have been influencing millions of Indian literature for a long time. They have imparted motivational seeds of the sanskar in the Indians. इन्होंने हमारे अंदर अच्छे संस्कारों की नींव रखी है.
हम हमेशा जब किसी चीज़ को हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, बोलते हैं बेटा हो तो राम जैसा. So we are always giving the examples. They are being set up the good examples to the world. तो वो जो संस्कार हैं हमारे अंदर वो रामायण से आते हैं. तो हम जब भी किसी को अच्छी बातें सुनाना चाहते हैं तो हमेशा रामायण की बातें लेके बैठते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एपिक दैट गिव्स अस गुड वैल्यूज इन अस. During this time of Sanskrit literature was pronounced, which contained a good combination of religious and worldly aspects of life. Religious जो रिलीजन को लेके है, वर्ल्डली दुनियादारी की बातें उसको उसमें अफेक्टेड हो जाती है, उसका कॉम्बिनेशन है वो. The Purans played an important role in explaining the initial Vedic religion of earlier times. During this period, many scriptures and the Smriti Granths were composed. पुराण्स आपने पढ़े होगे ना, गुरु पुराण, ऐसे काफ़ी सारे पुराण्स हैं तो जो हमें बताते हैं, दे गिव अस द एक्सप्लेनिंग द इनिशियल वैल्यूज, जो बेसिक वैल्यूज हैं हमारे वैदिक रिलीजन को लेकर पहले के. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी स्क्रिप्चर्स एंड द स्मृति ग्रंथ्स वर ऑल्सो कंपोज. बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो लिखावटें आई थी वो, और बहुत सारे ही स्मृति ग्रंथ्स यानी हम जिसको याद करते हैं were being composed. These scriptures dealt with the science and philosophy. For example, the Kautilya's Arthashastra is the book of management as well as the book on various topics such as mathematics and other science. जो कौटिल्य था, बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र. उसमें आपको सारे नॉलेज मिलेगा, मैनेजमेंट एज वेल एज द बुक्स ऑफ वेरियस टॉपिक्स. उसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे आर्ट्स है, मैथमेटिक्स है और साइंस है, उसको रिलेटेड आपको उसमें टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे. द समुद्र ग्रंथ, द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स. वेयरएज द स्मृति ग्रंथ जो था वो हमें क्या बताता है, रिलीजियस टीचिंग्स बताता है, धार्मिक चीज़ें हमें सिखाते हैं, लॉज एंड रिचुअल्स या कस्टम्स जो उस टाइम पे चल रहे थे. The earlier Buddhist literature were written in Pali. Pali is a language. जो बुद्धिस्ट लिटरेचर पहले का टाइम था वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता. As it is divided into 3 sections, it is known as the त्रिपिटका. उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए उसको नाम दिया है त्रिपिटका. It consists of the Sukta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidharma Pitaka. Besides, many other works were also composed in Buddhist literature. Gupta period was known as the golden period for the growth and development of Sanskrit poems and dramas. Again, over here we'll see the Gupta period जो था, जब गुप्ता के राजा चल रहे थे, तभी भी ये पीरियड पोएम्स, ड्रामाज, लिटरेचर के लिए, संस्कृत पोएम्स, ड्रामाज के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहा था. द ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, भवभूति, भैरवी, भर्तृकी, बनभट्ट, मेघना and many others belong to this period. Of this, कालिदास इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. कालिदास को हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में वो फेमस हैं. हिज वर्क जो उन्होंने लिखे थे वो थे हिज वर्क्स कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभियान शकुंतलम एंड रुस्तुम्बर आर रिनोन फॉर द बेस्ट पोएटिक ड्रामाज. ये जो थे वो बुक्स लिखे गए थे कालिदास के, जो पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल है, पोएम के स्टाइल में, और ड्रामाज इस पे हम बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रामेटिक स्टाइल. बाना रोड द कादम्बरी एंड हर्षा चरित्र, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. हर्षा चरित्र हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया था. अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा, हर्षा चरित्र बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा. Other works of this period were the Bhavbhutis, Uttar Ramcharitra, Bhairavis, Kirtanjung, that is Kirtanjuniyam, Vishakha Datta's Mudra Rakshak, Shudrak, Mrigchikalitam and Dandi's Daksha Kumari Charitra. The subjects of these works were the political events. इनके मेन सब्जेक्ट्स क्या थे, किस बेस पर ये लिखी हुई थी, दैट वाज अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स. रोमांस, एग्लिजरीज मीन्स द मॉरल स्टोरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसफी, जो लोगों को वो अपना थिंकिंग बताना चाहते, अपनी सोच जो वो लाना चाहते थे, दैट इज नोन एज फिलोसफी.
वर्सेस वर कंपोज्ड इन द अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज. पहले गुजराती लैंग्वेज में फॉर्म हम किए गए थे. इन कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज वर डेवलप एंड मेनी लिटरली वर्क्स वर कंपोज. फिर धीरे धीरे उसको बढ़ावा मिला. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुजराती में कंपोज की गई थी. द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस बाय द लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम आखो, प्रेमचंद, प्रीतम एंड अदर हु कंपोज्ड इट. ये थे गुजराती राइटर्स. अगेन आई से द नेम: नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम आखो, प्रेमचंद, प्रीतम. जो ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबार, नरेटिव पोएम्स एंड छापास, ये सब वो लिखते थे. आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक द नर्मद, नावलराम, किशोरलाल मरशुवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, माहीपत्रम रूपारम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी एंड अदर एनरिच द गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क्स. इन्होंने भी अपने गुजराती लिटरेचर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था एंड दे ऑल्सो गेव देयर वर्क इन गुजराती. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस. मेन 4 द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. अगेन मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड व्हिच आर द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर. उन्होंने भी अपने स्क्रिप्ट्स और लिटरेचर अपनी लैंग्वेजेस में बनाए रखे थे. तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दीज literature belonging to the early centuries of the Christian area. तो oldest literature है वो है Tamil literature. So again it's an MCQ. The oldest literature is the Tamil. According to the tradition, 3 literary gatherings and the sangams were held at which many sages and poets recited their composition. इसमें क्या होता है? According to the tradition, ये एक रीति थी. 3 literary gatherings, 3 ऐसे gatherings होते थे, सब जमा होते थे एंड उसको संगम भी बोलते हैं. वेयर वर हेल्ड, बहुत सारे सेजेस संत आते थे, अपने पोएम्स, अपने कॉम्पोजिशन रिसाइट बोलते थे. दे कंटेन मेनी थीम्स लाइक द पॉलिटिकल्स, वॉर एंड लव. उनके मेन थीम्स क्या होते थे? किस पर उनकी वो पोएम्स होती थी या किस पर उनके कॉम्पोजिशंस होते थे? द फेमस वर्क्स ऑफ दिस बॉडी लिटरेचर इंक्लूड्स द इथोकोई, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 8 पोएम्स. The Tolapiyam, that is the grammar, and the Pathu Puthu is the 10 songs. These are the composition जो वहाँ पर वो लोग सुनाते थे. Trivellur wrote the famous Kaukurai, which in verses deals with the many aspects of life and religion. फिर next था Trivellur, वो भी एक राइटर था जिसने बहुत ही फेमस कुराई लिखी थी. Which are the verses deals with the many aspects of life and religion. लाइफ और रिलीजियस को रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने लिखा था. द शिल्पदिकरम एंड द मणिमेकालाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ द अर्ली तमिल लिटरेचर. ये 2 हैं. अगेन इट्स एन MCQ. विच आर द फेमस तमिल लिटरेचर वर्क्स? दैट इज द शिल्पदिकरम एंड द मणिमेकालाई. हियर वी एंड अप विद द पार्ट 1. थैंक यू. Hello and welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 10th, History, Chapter number 4, Literary Heritage of India, Part 2. In this we are going to study about the medieval literature. During the beginning of the medieval age, in the North India, the language of literature was Sanskrit. The main language was Sanskrit. And great works were composed during this period that were in Sanskrit. बहुत अच्छे अच्छे काम या बहुत अच्छे बुक्स ऐसी हमारी आई थी जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी. In this age, 2 great works were written in Kashmir. First was Somadeva's Katha Sarita Sagar and second was the Kanha's Raj Tarangini. डोमेन बहुत ही ग्रेट वर्क्स थे या बहुत ही ग्रेट चीज़ थी जो इस टाइम में हुई थी. दैट वाज वंस द सोमदेवास कथा सरित सागर एंड द सेकेंड वाज द कल्हनास रत्ना राज तरंगिनी. दीज वर द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया. पहली हिस्टोरिकल बुक्स थी इंडिया की. Again, it is a good MCQ or 1-line answer.
Another famous work of this time is the Gate Govind by Jayadeva, which is one of the finest poems in Sanskrit literature. As we have said before, this was the period when Abha Parma's language had started developing in modern Indian languages. One of the earliest work in the early from Hindi was Prithviraj Raso by Chandra Bhardi. We have already studied about this, that in the earliest works, जब ये सब शुरू हुआ था, starting works you can say, one of the earliest work in the early form of Hindi was Prithviraj Raso, or you can say it was the first when it started with the Prithviraj Raso by Chandra Bardari. The work that makes the beginning of Hindi literature, इधर से Hindi literature start हुआ था. Before that we had literatures, but that were all in Sanskrit language. Here it started with the Hindi language. With the heroic deeds of the पृथ्वीराज चौहान के जो बहुत बहादुरी कारनामे थे वो सब लिखकर उन्होंने यहाँ से हिंदी लिटरेचर की शुरुआत हुई थी. In this time the Sanskrit literature made great strides in South India. For some time the Jainism inflected Kannada literature. The poet Pampa. Now here we are going to study all different poems, all different poets. सबके अलग अलग काम, कौन सा पोएट ने क्या काम किया था, इसमें हम ये सब जानेंगे. The poet Pampa composed the Adi Puran and Vikramarjun with Vijayant. The poet Pona wrote the Shanti Puran describing the life of the 16th Jain Tirthankar. The poet Rana composed two books, namely Ajitna Puran and Gada Yuddh. The poets, namely Pampa, Pona and Rana, were known as the trio of early Kannada literature. Trio means तीन की तिगड़ी थी. हम लोग कई बार देखते हैं दो डुएल में होते हैं, हर काम साथ में करते हैं, तो ये तीन तिगड़ी थी जो कन्नड़ लिटरेचर को आगे लेके आई. Poet Kamban composed Ramayana in the Tamil language. This is also many a time asked. Who composed Ramayana in the Tamil language? That was the poet Kamban. Apart from this, other famous literary works were written in Tamil language. The development of Indian languages and composition got a promotion in Delhi Sultanate. इसको ज़्यादा boost up कब मिला? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे. Two forms of Delhi language, that is the Khari Boli and the Brij Bhasha, began to be used for writing literature. ये दो main languages थी जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे शुरू हुई थी. That was the Khari Boli and the Brij Bhasha. Many devotional songs were composed in this languages. Devotional भक्ति भाव वाले songs, तो वो तो भजन हम जिसको बोलते हैं. Many heroic poems and stories were composed in Rajasthani language, which is similar to Hindi and Gujarati. जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो ज़्यादातर हिंदी गुजराती का कॉम्पोजिशन आप बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इन दो लैंग्वेजेस से. तो बहुत सारी हीरोइक पोएम्स, यानी बड़े बड़े राजाओं ने जो बहुत तीसमार खान काम किए थे उन पर पोएम्स लिखी गई थी, तो उनको हम बोलते हैं हीरोइक, या उनकी बहादुरी एक्सप्रेस करते हुए जो पोएम्स बताई गई थी. द हीरोइक वर्क्स एट द अला, उदल एंड वैष्णव रासो, दीज वर द थ्री which were very popular at that time. A book called Chandrayaan, written by Mullah Dabod, is the oldest book in the Avdi language. Again, this can be an MCQ. Which is the oldest book of Avdi language? And that was the Mullah Dabod ने लिखी थी Chandrayaan. And however, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit language. Still, ऐसा नहीं था कि यह लैंग्वेज आई तो संस्कृत को छोड़ दिया गया. संस्कृत वॉज स्टिल देयर. द क्रिटिकल अप्रिसिएशन, द फॉर्मल अप्रिसिएशन, जो मेन बोलते हैं ना, अप्रिशिएट करना, किसी को तारीफ करना, किसी को अच्छा बताना, स्टिल दैट वॉज डन इन संस्कृत. पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट. कोर्ट्स में ज़्यादातर, मतलब वो हाई कोर्ट लो कोर्ट नहीं, राज्य दरबार में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो पर्शियन थी. ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कॉन्सिक्वेंटली मैनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेजेस. ऐसे कई वर्ड्स हैं पर्शियन लैंग्वेज के जो हमारे इंडियन लिटरेचर में दिखते हैं. मैनी हिस्टोरियंस एमर्ज आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. वी गॉट द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया हिस्ट्री थ्रू द टर्किश राइटर इन द पर्शियन लैंग्वेजेस. हमें हमारी इंडिया के बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस, हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हमें टर्किश राइटर्स जो टर्क से आए थे
उनके जो पर्शियन लैंग्वेजेस वो जिसमें वो लिखते थे उसमें हमें पता चला था. Ziauddin Barani wrote the Tariq-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of the region of Khilji and Tughlaq kings. Ziauddin बर्नी जो था उसने एक बुक लिखी थी तारीख-ए-फिरोज शाही, जिसमें हमें खिलजी और तुगलक किंग्स के बारे में पता चलता है. He also wrote a book on the political theory that was called as the फातवा-ए-जहांगीरी. जो उस टाइम जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज चलते हैं या पॉलिटिकल पावर जिस तरह चल रहा था उस पर ये पूरी पोएम बुक लिखी थी. दैट वाज आल्सो नोन एज द फातवा-ए-जहांगीरी. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेसी वर्क फिगर इन द पीरियड ऑफ वाज द अमीर खुसराव. अमीर खुसराव भी बहुत ही फेमस पोएट था. ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, माइस्टिक सेंट एंड अ कंपोजर ऑफ म्यूजिक. सब कुछ करते थे. पोएट भी थे, हिस्टोरियंस भी थे, माइस्टिक सेंट भक्ति भाव वाले थे, सेंट हम बोलते हैं जैसे साधु बाबे टाइप, एंड द कंपोजर ऑफ म्यूजिक जो म्यूजिक कंपोज करते हैं. ही ऑल्सो वॉज अ डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया. डिसाइपल यानी स्टूडेंट, निजामुद्दीन औलिया का स्टूडेंट था. ही रोड द आशिकी एंड द ना. ही रोड द आशिका, द ना सिफर एंड द किरातुल सदायन, the Khazian ul Fatu and several other works of poetry. ये उनके कुछ काम है जो उन्होंने लिखे थे. That was mainly the work of the poetry. Poem section पे उनका ज़्यादा पावर था. Then we'll read about, then he took a great pride of his being an Indian and praised India's earthly paradise. उन्होंने इंडिया को एक earthly paradise क्यों बोला था? earthly यानी ये जो हमारा अर्थ है वो, पैराडाइज यानी हेवन, स्वर्ग है. ही प्रेज्ड इंडियाज फ्लोरा फॉना, इट्स ब्यूटी, इट्स बिल्डिंग्स, इट्स नॉलेज एंड लर्निंग. उन्होंने इंडिया की हर चीज़ के बारे में प्रेज किया है, हर चीज़ के बारे में तारीफ की है. फ्लोरा फॉना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स ब्यूटी, इंडिया में कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. इट्स बिल्डिंग्स, उनका नॉलेज, उनका एजुकेशन, लर्निंग्स. ही स्ट्रांगली बिलीव दैट इन मेनी रिस्पेक्ट्स The essence of Hinduism resembled Islam. Resembled यानी उनमें उसको छवि दिखती थी. अवेलेबिलिटी कॉमन चीज़ उनमें दिखती, बोलते हैं ना हिंदुइज्म में भी उनको थोड़ी बहुत इस्लामिक की छवि दिखती थी. He considered Hindwali the Hindi spoken around the region of Delhi his mother tongue and composed many verses in it. उन्होंने हिंदी को ही अपनी मदर टंग बनाया और उन्होंने उस पर ही लिखा. He composed verses in many languages, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा था. He wrote a number of ब्लिंगिंग क्वाड्रेंट्स एंड द वर्सेस. ब्लिंगिंग क्वाड्रेंट्स क्या होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, डबल लैंग्वेज बोल सकता हूँ. ब्लिंगुअल क्वाड्रेंट्स एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्शियन. हिंदी में भी लिखते थे और पर्शियन में भी लिखते थे. द हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर द सेंचुरी आफ्टर हिम. ये जो एक ट्रेडिशन हुआ था, जैसे आजकल भी लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ना नई नई लैंग्वेजेस सीखने का. लोग सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, तो दे आर हैविंग दिस क्रेज. तो ये उस टाइम पर भी था कि फिर लोग भी उससे इन्फ्लुएंस होने लगे. दे वर ऑल्सो स्टार्टेड टू फॉलो दिस ट्रेडिशन. द रीजनल किंग गेव अ ग्रेट इम्पैटस टू द रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. मोर इम्पोर्टेंस अपने रीजनल लैंग्वेज को दिए थे. लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर को मेन इम्पोर्टेंस दिया गया था. भक्ति सेंट्स प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. जो भक्ति भाव फैलाते थे, लोगों के अंदर भक्ति जड़ा रहे हैं, वो वहाँ के लोगों की नॉर्मल जो लोगों वहाँ की जो बोलते हैं ना बेसिक लैंग्वेज है या वहाँ की लैंग्वेज में बोलते थे ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सके. अभी हम यहाँ जाकर आप संस्कृत में बोलोगे या पर्शियन में बोलोगे तो मे भी लोग उसको ना समझ पाए, लेकिन आप गुजरात में जाके अगर उनको गुजराती में समझाओगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे. सो दिस इज द कि उन लोगों ने जो वहाँ के लोकल पीपल थे उनको लोकल भाषा में उनको समझाया था, प्रीच किया था, अपना दिया था उनको एजुकेशन. Many of them, like Kabir, were the great poets. Bhojpuri and Avdi were the major dialects during those days. Dialects बात करने के जो कॉमन लैंग्वेजेस उस टाइम थे वो भोजपुरी और अवधी थे, और कबीर साहब उनमें से एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे. The works of Kabir are chiefly composed in Sadhu Khadi. Among them, the Kabir's dohas have become a part of the folklore. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कबीर साहब के जो दोहे हैं वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं. बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीव्स
फॉल्कलोर मतलब ट्रेडिशनल बिलीव्स, हम बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो जाते हैं, हमको आज भी उनको ट्रेडिशनली उनको हम फॉलो अप कर रहे हैं. Malik Muhammad Jayasi wrote the Padmavati in Avdi. Again, one more question. That is the Malik Muhammad Jayasi wrote the Padmavati in Avdi. There are many other poets of Avdi in this period. Avdi language में बोलने करने वाले या अपना काम देने वाले बहुत सारे और भी poets थे. Moreover, the well-known Ramacharitra by Tulsidas was written in Avdi. Again, Ramacharitra was specially written by it's written by Tulsidas, and that was also written in Avdi language. There were many other writers of Avdi language, और भी बहुत सारे writers थे. Besides Hindi language, literature in other languages also developed. हिंदी तो डेवलप हुआ ही, साथ साथ में दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर डेवलप होने लगा. In Bengali, the Ramayana was the Kritavasa, and the 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स. पैट्रोनेज उनकी छाया में, हम बोलते हैं इनकी छत्र छाया में इन्होंने ये बढ़ावा दिया. रामायण को बंगाली में किसने लिखा? कृतावासा. और भी 100 लिरिक्स बाय द फेमस पोएट चंदीदास, और भी ऐसे थे जिनको उन्होंने बंगाली में लिखा था. विद द सेंट चैतन्य द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग बिगिन्स. जो सेंट चैतन्य थे उन्होंने वहाँ से डिवोशनल सॉन्ग्स लिखना शुरू किए, वहाँ से लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया. नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती एंड नामदेव एंड संत एकनाथ इन मराठी. जो नरसिंह मेहता थे उन्होंने गुजराती में लिखना शुरू किया, और नामदेव एंड संत एकनाथ उन्होंने मराठी में लिखना शुरू किया. देयर वर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंडर द जियालुद्दीन, अंडर whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Rajtarangini were translated into Persian language. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जियाउद्दीन बिन, उनकी जो कॉन्फ्रेंस में या उनके अंडर में बहुत सारे संस्कृत के जो वर्क्स हैं, जो संस्कृत के लिटरेचर के काम थे लाइक महाभारता एंड राजतरंगिनी, उसको पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया. In the region of kings of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. However, it was an important period for the growth of Telugu literature. Raja Krishna Deva Raya, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and a Sanskrit writer. राजा कृष्ण देव राय, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, स्टोरीज बचपन में हमने उनके बारे में सुनी है, पढ़ी है. वो ग्रेट विजयनगर के राजा थे, एंड ही वॉज अ तेलुगु एंड अ संस्कृत राइटर, जो तेलुगु में भी लिखते थे और संस्कृत में. ही रोट द अमुक्ता मलायड. उन्होंने जो बुक लिखी थी वो उसका नाम था अमुक्ता मलायड. एज इन द आर्ट, द एक्टिज्म मुगल पीरियड वॉज सोन एज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर. बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर or the first Mughal ruler, was one of the pioneers of the Turkish poetry and also the author of very valuable autobiography Tuzuk-e-Babur in Turkish. यहाँ पे उन्होंने बोला कि एज दी आर्किटेक्चर तो मुगल एम्पायर में बड़ा ही, मुगल पीरियड में आर्किटेक्चर ने बढ़ावा दिया था. सेम चीज़ हमने लिटरेचर में भी देखी. मुगल जब मुगलों का शासन चल रहा था, मुगल पीरियड चल रहा था, तभी भी लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हमने देखा था. बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर था बाबर, वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द टर्किश पोएम. बहुत ही अच्छा टर्किश पोएट है. ही ऑल्सो द ऑथर ऑफ वेरी वैल्यू, उन्होंने ऑथर थे, बहुत अच्छी बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी. जब हम खुद की कहानी लिखते हैं, खुद अपनी कहानी लिखते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. तुजुक-ए-बाबर इन टर्किश, विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंटाइटल्ड एज बाबरनामा. उसी बुक को जब पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया और उसको नाम दिया था बाबरनामा. गुलबदन बेगम, सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं, जो हुमायूं की बहन थी, रोट द हुमायूंनामा. जहांगीर रोट इज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए-जहांगीरी. औरंगजेब ऑल्सो वॉज अ प्रोफेलिक राइटर एंड द लास्ट मुगल एम्परर. प्रोफेलिक सक्सेसफुल राइटर, वो भी अपने काम में सक्सेस पाए उन्होंने. And he wrote, and he was the last Mughal emperor. बहादुर शाह जफर was a notable उर्दू पोएट. बहादुर शाह जफर जो थे वो थे उर्दू पोएट. तो यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे मुगल लोग जो शासन पर आए थे, जो मुगल किंग्स थे,
उन्होंने भी अपने बारे में बहुत कुछ लिटरेचर में डेवलप किया था अपने टाइम पर, और बहुत कुछ ऐसा हमें लिखने को मिला, लिखा था उन्होंने, जिससे हमें आज उनके बारे में नॉलेज मिल रहा है। हिंदी लिटरेचर मेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द अकबर रीजन. तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड. जब हिंदी लिटरेचर का ज़्यादा आया ड्यूरिंग द अकबर का टाइम पर, तब तुलसीदास एंड सूरदास जैसे बहुत ग्रेट राइटर्स थे. द ग्रेट पोएट केशव दास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन ऑफ रहीम्स एंड दोहास आर स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया. जो ग्रेट पोएट थे केशव दास, उन्होंने लिखा था लव एंड सेपरेशन के बारे में, और रहीम के दोहास आज भी उतने ही पॉपुलर है. आज भी हम कई स्टैंडर्ड्स की बुक में कहीं कबीर के और इनके रहीम के दोहेस पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं. सो दे आर वर्ल्ड फेमस एंड स्टिल इवन टुडे दे आर बीन फॉलोड. Many noteworthy books written during this period. Abdul Fazl wrote the Ain-e-Akbari and the Akbarnama. Ain-e-Akbari gives the details of Indian custom, manners, religion, philosophy, economic, conditional and almost every aspect of life. Ain-e-Akbari वो जो बुक है उसमें आपको इंडियन कस्टम्स, उनके मैनर्स, उनके रिलीजन, उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑलमोस्ट लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने लिखा है. एज एन हिस्टोरिकल वर्क इट इज़ परहैप्स अनपैरेलल्ड. उसकी बराबरी में कोई और नहीं आया. इट इज़ अनपैरेलल मतलब उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है. अब्दुल फजल्स ब्रदर फैजी वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोएट and he translated many Sanskrit work into the Persian. Akbar had established an independent department for translation of the Sanskrit work like the Mahabharata and Ramayana, the Atharva Veda, the Bhagavad Gita and the Panchtantra. अकबर बादशाह जो थे उन्होंने स्पेशली एक अलग ही डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें ये जो सारे संस्कृत वर्क्स है, महाभारत है, रामायण है, अथर्व वेदा है, भगवद गीता है, उनको उन्होंने और पंचतंत्र है, उनको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था. स्पेशली एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था टू ट्रांसलेट दिस संस्कृत वर्ड. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वाज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज. ये सब लैंग्वेज थी, अब नई लैंग्वेज जिसने जन्म लिया था वो थी उर्दू लैंग्वेज. दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप्ड इनटू द वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. उसने भी बहुत अच्छा बूस्टअप लिया और वो भी एक बहुत ही नामचीन लैंग्वेज बन गई. इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स लाइक वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नाजिर अकबरबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स. ये जो थे सब उर्दू पोएट्स थे. जैसे उर्दू लैंग्वेज ने अपना काम लिया, अब उर्दू पोएट्स भी आने लगे. Here next is Urdu prose, also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit to Urdu began. अब उर्दू में भी ट्रांसलेट होने लगे. जो चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई अब उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है. एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क ऑफ उर्दू वॉज रिटन. साथ साथ में उर्दू का जो ओरिजिनल वर्क है वो भी चल रहा है. मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ द उर्दू लैंग्वेज. उर्दू लैंग्वेज का बहुत ही बेहतरीन काम है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. ये तो हो गया लिटरेचर के बारे में, पुराने बुक्स हो गए, राजा महाराजाओं ने लिखा. अब नाउ वी गो ऑन टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. सबसे पहली जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो है नालंदा. इट्स अ वेरी फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस यूनिवर्सिटीज़. Ancient Nalanda Universities was situated in Bagda village of the Patan district, Bihar. One line or MCQ, where is the Nalanda University situated? That is on the Badgaon village of Patan district in Bihar. The Nalanda gave more importance in the Buddhism and Jain traditions. This ancient universities also became the pilgrims of Jains, as Mahavir Swami had performed 14 Chaturmas here. ये एक यूनिवर्सिटी तो थी ही, साथ साथ में इट वॉज ऑल्सो बिकेम अ वेरी यू कैन से एंशिएंट पिलग्रिम प्लेस, पिलग्रिम तीर्थ धाम, स्पेशली फॉर द जैन्स. क्योंकि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने यहाँ से ही परफॉर्म किया था. चतुर्मास यहाँ से शुरू किया था.
In the 15th century, Kumar Gupta had built a monastery here. Monastery क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने स्क्रिप्चर्स और इसको संभाल कर रखते हैं. Since then the fame of Nalanda and Nalanda had increased. उसके बाद उसकी जो फेम यानी उसकी prosperity, उसकी फेमसनेस बढ़ने लगी. There was thousands of priceless treasures of manuscript. बहुत सारे manuscripts. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जो हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं ना, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है. तो बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं तो वहाँ पर स्टोर किए गए थे. दिस वॉज द पायस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर. पायस बहुत ही पवित्र स्थान था. स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम हियर टू स्टडी. बहुत सारे लोग दुनिया भर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे. द ग्रेट ट्रैवलर विंगस्टैंग ऑल्सो केम हियर. बहुत ही बड़ा चाइनीज ट्रैवलर था ये विंगस्टैंग. वो भी हमारे ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे. टुडे ओनली द रूइंस ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज. और आज वो एक खंडर की तरह ही बची है. बट द एडमिट्स द रूइंस वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया. पर अगर आप उसको आज भी देखोगे तो आप एक ग्लोरियस फील आता है उसको देखकर. वाह क्या चीज़ है, ये क्या यूनिवर्सिटी होगी. जब ये रियली जब यहाँ लोग बच्चे पढ़ने आते होंगे तो क्या उसका हम बोलते हैं ना, वो हम इमेजिन करके भी हम अपने आप को बहुत खुश महसूस कर सकते हैं. A student who passed out from Nalanda was considered the ideal student. ये यूनिवर्सिटीज अगर आपने क्लियर करी, आप ये यूनिवर्सिटीज से पास होके आए, ओहो बहुत बड़ी बात होगी. नालंदा यूनिवर्सिटी से आए. तो आजकल जैसे हम बोलते हैं सिर्फ नाम चलता है, तो ये उस टाइम का था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में उनका नाम था. During the 5th and 11th century, education was best in Nalanda in India at that time. Had best libraries of the world. बहुत बेहतरीन लाइब्रेरीज भी हमारी इंडिया में इधर थी. Many students of India and abroad used to come to study in research in the library of Takshashila as well as in Nalanda universities. बाहर से बच्चे students of India and abroad, इंडिया के भी और बाहर से यहाँ पर आते थे to do the research work in the libraries of Takshashila and well known in Nalanda as well as in Nalanda universities. Wingstan took 656 books from here to China. This is also many a times how many books did the Wingstan took from it, that is 657. Wingstan visited in the 7th century. Here was 7 huge halls. अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में था क्या. There were 7 huge halls, बड़े बड़े halls थे. In the university, there were 300 rooms for delivering lectures. Lectures देने के लिए 300 rooms थे वहाँ पर. Special monasteries were built for dwelling of the students. वहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने के लिए स्पेशली अलग एरिया बनाई गई थी. Many villages were donated for university subsistence यानी उनको चलाने के लिए कितने सारे जो विलेजेस थे वो डोनेट करते थे कि इस यूनिवर्सिटी को हम आगे ले चले. Food and clothing facilities were provided free of cost from the earnings obtained from those villages. तो जो विलेजेस हमको डोनेशन देते थे इस यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर जो फूड, खाना और कपड़ा वहाँ जो बच्चे रहते थे उनको फ्री में दिया जाता था उसी पैसों से जो डोनेट होते थे. इट्स बुक रिस्पॉन्डेड दैट इज द लाइब्रेरी एरिया वॉज नोन एज द धर्मगुंज. जो लाइब्रेरी एरिया है उसको धर्मगुंज बोला जाता है. ड्यूरिंग द 5th to 11th century BC, नालंदा वॉज अ रेप्यूटेड एज वेल एज द एस्टिमेटेड सेंटर ऑफ एजुकेशन. रेप्यूटेड जिसका बहुत नाम था, एंड इट इज बीन रियली estimated that it was a real center of education, जहाँ रियल में बच्चों को इतना एजुकेशन मिलता था. Next we are going to study is about the Takshila. Ancient University of Takshila was located in Rawalpindi of present Pakistan. ये रावलपिंडी में था, जो अभी रावलपिंडी है वो पाकिस्तान में है. It was in capital city of ancient Gandhar region. This university imparted education in 64 subjects. तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 64 सब्जेक्ट्स में एजुकेशन दिया जाता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु. वहाँ पर आश्रम में ही रहते थे ताकि गुरु के साथ वो ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकें. जीवक द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा का जो डिसाइपल, लॉर्ड बुद्धा का जो शिष्य था जीवक, वो यहाँ से द लेसन्स ऑफ आयुर्वेदा उन्होंने यहाँ से पढ़े थे. आयुर्वेदा के बारे में तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ा था. According to the belief, the university was named after the name of Taksha. अच्छा, तक्षशिला ये जो यूनिवर्सिटी को नाम दिया है वो किधर से आया? It was given from the name Taksha. He was the son of भरत. रामचंद्र के जो भाई थे ना भरत, उनके बेटे के नाम पर ये रखा गया, जो एक रघुकुल में बॉर्न हुए थे.
It was renowned education center of the 7th century. Renowned, again a very well known education center. Students were free to study the subjects of their interest. जो आप जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप फ्रीली अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. इन स्पाइट ऑफ द लिमिट अलॉटेड 20 स्टूडेंट्स पर टीचर, वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर लिमिट दिया गया था कि एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि बच्चे वहाँ पर ज़्यादा थे. स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट सिटीज वाराणसी, राजगृह, मिथिला एंड उज्जैन ओवर क्राउडेड दीज यूनिवर्सिटीज़. आजू बाजू के सिटीज़ से बाहर से भी बच्चे आते थे इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए. प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड द प्रसन्नजीत द किंग ऑफ कौशल स्टडीड ओवर हियर. ये बहुत फेमस लोग हैं जो इन स्टडी इधर से पढ़कर निकले हैं. ऑल्सो द ग्रेट ग्रामरियन पाणिनि, जो हमने आगे पढ़ा था, ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन, वो भी यहाँ से पढ़ा था. एंड एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य गॉट एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन. ये हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट सेंटर था. नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस. वो ज़्यादातर गुरुज के साथ ही रहते थे ताकि वो उनके साथ रहकर उनकी निगरानी में रहकर प्रैक्टिस कर सके. एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी यानी तीर चलाना, ग्रामर, फिलोसफी, वारहोल, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स थे जहाँ पर बच्चे अपने आप को वहाँ एजुकेट करते थे. चाणक्य द मेंटर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. चाणक्य के बारे में हम सब जानते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर था, टीचर था. चाइनीज स्कॉलर फाहिन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th century. फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि कई बार शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटीज़ एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़. तो इसमें आपको अगर जैसे 2 मार्क्स का है तो वी कैन जस्ट राइट मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स, तो वो आप उसको पॉइंट वाइज अलॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द वाराणसी, दैट इज द काशी नगरी. वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. वो तीर्थ धाम है. इन द 7th century इट वॉज फेमस एजुकेशन सेंटर ऑल्सो. It grew as the religious center for the Aryana culture in the Upanishadic period. जब उपनिषद ज़्यादा फोर्स में थे उस टाइम का ये वहाँ पर एजुकेशन था. The king of Varanasi, Ajatashatru, was a great philosopher of Upanishad age and great supporter of education. वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. It is mentioned in the Vyas Samhita that the Maharishi Vedyas had his ashram in Varanasi. जो महर्षि वेद व्यास थे उनका अपना आश्रम था वाराणसी में. लॉर्ड बुद्धा चूज वाराणसी टू सुटेबल प्लेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग. प्रोपगेशन अपना प्रीचिंग्स या जो अपनी वो प्रीच करते थे, लोगों को अपना ज्ञान देते थे, वो वहाँ से उन्होंने कहा था कि वाराणसी बेस्ट प्लेस है जहाँ से वो लोगों को अपनी प्रीचिंग्स दे सकते हैं. Ponian philosopher Adi Shankaracharya had to move to Kashi to adopt the new principles of Vedantas. उनको भी काशी आना पड़ा नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर, नए विद्या प्रिंसिपल्स को लेकर. वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु द प्रणव पुष्टि मार्ग अटेन द प्रेस्टीज फ्रॉम देयर वैष्णव सेक्ट इन काशी. उन्होंने अपनी सेक्ट यानी अपनी जाति वैष्णव कास्ट के लिए काशी में ही उन्होंने प्रेस्टीज अटेन किया था. Majority of the scholars' families of Punjab had to migrate to Kashi, while a few families migrated to Kashmir. Many other princes came for education in Varanasi. Monasteries and the Sarnath became a famous education centers under the prompting of Ashok Emperor. Monastery at Sarnath बहुत ही famous education center बन गया था under the Emperor Ashoka. Next is about the Vallabhi University. This university of Gujarat was very famous at the center of education in the 7th century. ये गुजरात में है. There are a significant contribution in the contemporary ruler of Vashi dynasty and its people to make Vallabhi a well-known and a huge center of education. यहाँ पर ये क्या बोलते हैं? There is a significant contribution, बहुत ही बड़ा योगदान है of the rulers of the Vashi dynasty and its people to make the Vallabhi a well-known and a huge center of education, that is Vidya Dham. Vallabhi was the center of Himalayan cult of Buddhist religion. In the middle of the 17th century, Buddhist scholars like
श्रीमंती एंड गुणवंती वर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द वल्लभी। ये जो थे उस टाइम के बहुत ही बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे जो उस टाइम वहाँ पर वल्लभी में थे। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ गंगा यमुना यूज्ड टू कम हियर फॉर द हायर स्टडीज। जो आसपास की एरियाज थे गंगा यमुना की, वहाँ पर बच्चे वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। चाइनीज ट्रैवलर इट्स नोटेड दैट द वल्लभी कंप्लीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा विच वॉज लोकेटेड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये भी कहा था कि वल्लभी भी एक कंप्लीट है विद उन्होंने भी अपना एजुकेशन पे नाम पे बहुत ही फेमस अपना नाम बनाया था एज देयर वाज नालंदा। उसी तरह वल्लभी गुजरात की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी। वल्लभी वाज द कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल इंपोर्ट। एक कैपिटल भी है वल्लभी और इट इज़ एन इंटरनेशनल पोर्ट जहाँ से ट्रेड भी होता है। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू द मैत्रिक डायनेस्टी एंड हैड पैटर्नाइज्ड एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल। उन्होंने उन दोनों चीज़ों को बराबर दिया था, एजुकेशन भी एंड यूनिवर्सिटीज। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ द मैत्रिक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट। जरूरी नहीं कि वहाँ जा रहे तो आप बुद्धिस्ट ही हो। दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन। वो बुद्धिस्ट नहीं होते हुए भी वो इंस्टीट्यूशन की हेल्प करते थे ताकि इसको और अच्छा एजुकेशन सेंटर हम बना सकें। In 775 AD, Arabians attacked the Maitras and were defeated and the universities was closed down. Arabians ने अटैक किया था जो मैत्राक्स पर, तो वो जब हार गए उसके बाद ये यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी गई, बंद कर दी गई। The name of famous scholars were written on the gate। जो इस यूनिवर्सिटी के फेमस स्कॉलर्स बने थे उनके नाम बाहर गेट पर ही लिखे गए थे। Scholars by showing their education were getting higher rights in the राज्य सभा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, भाई हमने 10th ये स्कूल से करा है, 12th इधर से करा है, आगे का एजुकेशन इधर से करा है। दिस वॉज शोइंग देयर हाई राइट्स। उनको बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस मिलते थे राज्यसभा में इफ दे वर फ्रॉम द वल्लभी यूनिवर्सिटीज। Knowledge, worship and particular system of education made the universities famous not only in India but also all over the world of that time. Knowledge, worship and the particular system of education, एक proper systematic education दे रहे थे। This made these universities famous not only in India but पूरे world में उन्होंने अपना नाम बनाया था। Students from India and abroad used to come for education in these universities। इंडिया के ही बच्चे नहीं, बाहर से भी लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते थे। It was an international university in real sense। रियल जो बोलते हैं ना, सच मायनों में जो हम बोलते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल की ये यूनिवर्सिटीज़ थी। Almost all the branches of knowledge were taught here। The maintenance of university was done through the charity given by the king and the landlord। जो उसका मेंटेनेंस होता था, खर्चा करना है, जो वहाँ स्कॉलर्स बच्चे पढ़ने आते थे उनका खर्चा निकालना है, जो टीचर्स लेक्चरर्स गुरुज हैं उनको जो भी देना है, तो दैट ऑल वाज गिवन फ्रॉम द चैरिटी गिवन बाय द किंग। जो किंग है और जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो वो अपनी तरफ से दान धर्म देना चाहते हैं उस पर से वो सारा निकालते थे। एक्चुअली इट शोड द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड द यूनिवर्सिटी। अपनी बोले लॉयल है, वो वफादारी दिखाई दी यूनिवर्सिटीज़ के प्रति इस तरह लोगों ने कि वो चाहते थे हमारे इंडिया में एजुकेशन उस लेवल पर बनता जाए। इट वॉज द वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, विद्या फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इट वॉज अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी थी इन ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। सो फ्रेंड्स, हियर वी एंड अप part 2 of lesson number 4. Thank you.